अगला क्वेश्चन देखो 4th नंबर। फोर्थ नंबर ये है, विविध प्रश्नावली 4 चैप्टर एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 4 क्वेश्चन 4 नंबर। ये क्या है, यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हों, यदि स्मॉल ए बी सी वास्तविक संख्याएं हों तथा सारणिक डेल्टा बराबर बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 0 हो तो दर्शाइए कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 या ए बराबर बी बराबर सी है। ए बराबर बी बराबर सी ये है, दिखाना है। लिख लेता ना। आगे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई साल आ चुका है और आता ही रहता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, शिवलाल नवबोध का क्वेश्चन है तो आए चाहे ना आए, ठीक है। एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड हमेशा आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या किया जाए, ये इज इक्वल टू 0 है, इसको लेकर चलो तो ये सिद्ध करो कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 अथवा ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। कैसे प्रूव करोगे, देखो सुनो, आपको थोड़ा सा बताते हैं। जैसे मान लो एक सारणिक है 2 3 4 5, इसका मान जब निकालते हो तो आता है 2 गुणे 5 माइनस 4 गुणे 3, 2 पंचे 10 और 4 3 12 बराबर -2, ठीक है। पर हमें इसमें एक नियम लगा दें, यदि ये पहले कॉलम के समांतर कॉलम में 1 का गुणा कर दें या 2 का गुणा करके इसके साथ जोड़ें, चाहे 3 का गुणा करके इसके साथ जोड़ें, 4 का गुणा करके इसके साथ जोड़ दें, तो इस सारणिक के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो इसके समांतर कॉलम ये है तो इसमें 1 का गुणा करके जोड़ते हैं, 2000 है ही, इसमें 1 का गुणा करके जोड़ देते हैं, 1 गुणे 3 1 गुणे 5, इसको 3 5 को सीधे उतार लिए तो क्या आएगा, 2 और 3 5 न हुआ, 5 4 9 हुआ, और ये 3 5 उतार लो, इसका मान निकालो तो 5 गुणे 5 बीच में -9 गुणे 3 25 - 27 तो क्या आएगा, -2 ही आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई कॉलम उस कॉलम के समांतर कॉलम में किसी विशेष संख्या का गुणा करके उस कॉलम में जोड़ देने से प्राप्त नवीन सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। प्राप्त नवीन सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। तो यदि मान लो ये कॉलम है तो इस कॉलम में 1 का गुणा करके इसके साथ जोड़ दें तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर इसमें भी 1 का गुणा करके इसके साथ जोड़ दें तब भी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें 1 का गुणा करेंगे, इसमें 1 का गुणा करेंगे तो इसका नाम C2 है, इसका नाम C3 है। इसका मतलब ये हुआ कि C1 कॉलम को प्राप्त करने के लिए, पहले कॉलम को प्राप्त करने के लिए पहले कॉलम के साथ जोड़ना किसको है, दूसरे कॉलम को, तीसरे कॉलम को 1 का गुणा करके, तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब जो इसको सॉल्व करने से जो आएगा वो पहले कॉलम में लिखा जाएगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं, C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3 की संक्रिया से, ठीक है ना। इस गुणधर्म को हम क्या लिखेंगे, कोई भी कॉलम तथा उस कॉलम के समांतर कॉलम में किसी विशेष संख्या का गुणा करके उस कॉलम में जोड़ने से प्राप्त नवीन सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। तो ऐसा करने से फायदा क्या होने वाला है आपको, यदि हम इसमें 1 का गुणा कर देंगे, इसमें 1 का गुणा करके जोड़ेंगे तो वैल्यू में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर भी क्यों गुणा करके जोड़ेंगे, वजह क्या है। यदि मान लेते हैं कि इसमें 1 का गुणा करेंगे, इसमें 1 का गुणा करके जोड़ देंगे तो यहाँ आएगा
बी 2 बार, ए 2 बार, सी 2 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा C1 कॉलम में 2 कॉमन A प्लस B प्लस C, और यहाँ भी आ जाएगा 2 कॉमन A प्लस B प्लस C, यहाँ भी आ जाएगा 2 कॉमन A प्लस B प्लस C। तो C1 से कॉमन ले लेंगे क्या, 2 कॉमन A प्लस B प्लस C, तो यहाँ आ जाएगा 1 1 1, क्या आ जाएगा 1 1, और इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस गुणधर्म का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये वाला गुणधर्म लगाएंगे। C1 कॉलम को प्राप्त करने के लिए C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3 की संक्रिया से, संक्रिया ऑपरेशन। ठीक है, तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, C1 कॉलम को प्राप्त करने के लिए तीनों कॉलम को जोड़ करके लिखना है, B प्लस C प्लस A प्लस B। ठीक है, C प्लस A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C प्लस A, ऐसे जोड़ के लिख दिए। दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम को हूबहू उतार दिए, C प्लस A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C प्लस A, ऐसे। अब यहाँ पे देखते क्या है, ये A 2 बार, B 2 बार, C 2 बार, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉमन A प्लस B प्लस C, 2 कॉमन A प्लस B प्लस C, 2 कॉमन A प्लस B प्लस C, और यहाँ पे वही रहेगा C प्लस A प्लस B और B प्लस C, A प्लस B प्लस C और ये C प्लस A, ऐसे। अब क्या करेंगे, C1 कॉलम से 2 कॉमन A प्लस B प्लस C कॉमन लेने पर, तो C1 से 2 इंटू A प्लस B प्लस C कॉमन लेने पर, तो क्या होगा, A प्लस B प्लस C कॉमन ले लिए, तो यहाँ 1 1 1 बचा, ये C प्लस A प्लस B, A प्लस B प्लस C, B प्लस C और C प्लस A, ऐसे। ठीक है, अब इज इक्वल टू ये 0 लिखते जाना, ये बराबर इज इक्वल टू 0 है ना, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, इसको लेकर हम चल रहे हैं ना। अब देखो, सारणी का मान आपको एक दिन बताए थे कि पहली पंक्ति के अंदर से निकालो, चाहे दूसरी पंक्ति के अंदर से निकालो, चाहे तीसरी पंक्ति के अंदर से निकालो, चाहे पहले कॉलम के अंदर से निकालो, चाहे दूसरे कॉलम के अंदर से निकालो, चाहे तीसरे कॉलम। लेकिन यदि मान लो पहली पंक्ति के अंदर सारणी का मान निकालते यहाँ 0 0 होता, तो 0 गुणे C12 करते या 0 गुणे C13 करते, तो इसको सॉल्व नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट 0 हो गया होता, है ना। तो किसी पंक्ति के कुछ अवयवों को 0 करने से फ़ायदा है कि नहीं है, उनको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो हम इस अवयव को 0 करेंगे। तो 0 करने का क्या तरीका है, इस कॉलम, इसका नाम है, इसका पहली दूसरी पंक्ति है ये, है ना। तो दूसरी पंक्ति के समांतर पंक्ति पहली है, इसमें 1 का गुणा करके घटा दें यहाँ पे, या कि -1 का गुणा करके जोड़ दें। तो इसमें -1 का गुणा करके इसके साथ जोड़ो तो 0 आएगा कि नहीं आएगा, और इसमें भी -1 का गुणा करके इसके साथ जोड़ेंगे तब भी 0 आएगा। ऐसा किए क्यों, गुणधर्म पढ़े हो, कोई भी पंक्ति तथा उस पंक्ति के समांतर पंक्ति में किसी विशेष संख्या को गुणा करके उस पंक्ति में जोड़ने से प्राप्त नवीन सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे R2 को प्राप्त करने के लिए, R2 दूसरी पंक्ति को प्राप्त करने के लिए R2 से R1 को घटा देते हैं, और R3 को प्राप्त करने के लिए R3 से R1 को घटा देते हैं। तो 2 अवयव 0 हो जाएंगे, ये अवयव 0 हो जाएगा, ये अवयव 0 हो जाएगा। हाँ, तो हम C1 के अंदिश प्रसार कर देंगे, R1 के अंदिश नहीं करेंगे, क्योंकि R1 का कोई एलिमेंट 0 नहीं है। लेकिन C1 के 2 एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो सॉल्व करना आसान रहेगा, 0 वालों को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, 0 का गुणा किसी के साथ करो तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 गुणे C11 और यहाँ 1 गुणे C21 और 1 गुणे C31। ठीक है, तो ये दो एलिमेंट जब 0 हो जाएंगे तो यहाँ पे 2 0 हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, C21 को और C31 को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं आगे क्या करेंगे, R2 चेंज टू R2 माइनस R1, यहीं लिखे हैं, आ जाएगा शायद इसमें अभी। तो 2 कॉमन A प्लस B प्लस C। अब देखो R1 में तो कोई बदलाव नहीं है, देखो यहाँ R2 के लिए रूल लिखे हैं और R3 के लिए लिखे हैं, R1 के लिए नहीं लिखे हैं। तो R1 को सीधे उतार दो, 1 C प्लस A प्लस B। R2 के लिए रूल क्या लिखे हैं,
R2 से R1 को घटा के लिखना था। 1 से 1 घटाओगे तो क्या आएगा 0। A प्लस B से C प्लस A घटाओगे तो A कट जाएगा तो B माइनस C। B प्लस C से A प्लस B घटाओगे तो B कट जाएगा तो C माइनस A। अब देखो 1 से 1 घटाओगे तो 0। B प्लस C से C प्लस A घटाओगे तो क्या होगा, C दोनों में है तो B माइनस A। इससे इसको घटाओगे तो A दोनों में है तो C माइनस B। ऐसे इज इक्वल टू 0 उतारते जाना ऐसे। अब यहाँ देखो ऊपर लिखते हैं। अब क्या करेंगे हम, R1 का निष्प्रसार प्रसार नहीं करेंगे, C1 का निष्प्रसार करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 1 गुणे C11 प्लस 0 गुणे C21 प्लस 0 गुणे C31। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं पहले कॉलम के अनुदिश प्रसार, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर तो क्या होगा 2 इंटू A प्लस B प्लस C। और यहाँ पे क्या होगा 1 गुणे C11, 0 गुणे C21 और 0 गुणे C31 ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू A प्लस B प्लस C। 1 गुणे C11 है, आगे तो सब शून्य हो गए, आगे तो सब शून्य हो गए ना। अब बराबर शून्य लिखवे करोगे ये वाला। अब यहाँ 1 गुणे C11 बराबर शून्य। अब क्या लिखोगे 2 कॉमन A प्लस B प्लस C। यहाँ क्या लिखोगे 1 गुणे -1 की पावर 1 प्लस 1 M11। ठीक है, ये दोनों को सॉल्व ना करना पड़े, इसीलिए इन दो एलिमेंट को 0 बनाए गुणधर्म लगा करके। ठीक है, अब देखो 2 कॉमन A प्लस B प्लस C। यहाँ -1 की पावर क्या आएगा 2, तो सम संख्या है तो धनात्मक मान के ऋणात्मक क्या रहेगा, धनात्मक -1 की पावर 2 सम संख्या ना है तो धनात्मक रहेगा। तो M11 भर बचेगा कि नहीं। इज इक्वल टू 0, इसको क्यों लिखते हैं, इज इक्वल टू 0 भर लिखे जाओ, बड़ा इम्प्लाइज लगाओ। ठीक है, इसको तो डेल से डिनोट किए थे, इम्प्लाई लगाते जाना, इम्प्लाइज। अब देखो यहाँ पे तो 2 कॉमन A प्लस B प्लस C। अब देखो यहाँ M11 का मतलब क्या होता है, पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो ये अवयव जिस पंक्ति में है और ये अवयव जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दो। हाँ, ये लिखो यहाँ पे B माइनस C माइनस A, B माइनस A, C माइनस B इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन A प्लस B प्लस C। और यहाँ पे गुणा करो, अब इसका गुणा इसके साथ, बीच में माइनस इसका गुणा इसके साथ, B माइनस C और C माइनस B, B माइनस A और C माइनस A ऐसे इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करोगे 2 कॉमन A प्लस B प्लस C। ये क्या ब्रैकेट खोलते हैं इसका, तो ब्रैकेट खोलने से क्या मिलेगा BC माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस BC ऐसे। अब बीच में माइनस BC माइनस AB माइनस AC प्लस A स्क्वायर ऐसे इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन A प्लस B प्लस C, इसको क्या लिखेंगे हम BC माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस BC माइनस BC प्लस AB प्लस AC माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, देखो कुछ कटता होगा, BC से BC भर कट गया और कुछ नहीं कटा। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 कॉमन A प्लस B प्लस C। यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या मिला, हाँ माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस AB प्लस BC प्लस CA ऐसे ना, ये बचा इज इक्वल टू 0।
इज इक्वल टू 0। आप क्या कर दें, इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो -2 a प्लस बी प्लस सी, तो माइनस कॉमन लेने से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0। माइनस का गुणा कर दो दोनों पक्षों में, तो 2 कॉमन a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0। लास्ट लाइन आई कि नहीं आई? माइनस के अंदर गुणा कर दिए, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाओ। इसमें ये 2 का अंदर गुणा कर दो यहाँ, तो ये क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, 2 का अंदर गुणा कर दिए तो क्या हुआ 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca ये इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इसको सीधे उतार लो, ठीक है। अब इसको क्या लिखोगे, a स्क्वायर 2a स्क्वायर है ना, तो इसको हम खुला करते हैं, a स्क्वायर 2b स्क्वायर है तो क्या कर दें b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, अब यहाँ पे क्या लिख दें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर क्या लिख दें b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc, फिर क्या लिख दें सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca इज इक्वल टू 0। 3 बार फार्मूला लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर 2 बार यूज हुआ, ये a स्क्वायर, b स्क्वायर 2 बार, c स्क्वायर ये 2 बार, जहाँ जैसे ज़रूरत थी वैसे लिख दिए। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, अब इसको क्या लिख सकते हैं 3 टर्म को मिला के इतना ये, ठीक है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो जब आपको इस प्रकार की स्थिति रहती है s माइनस ए s माइनस बी इज इक्वल टू, जब शून्य रहता तब क्या लिखते हो, एक बार s माइनस ए बराबर 0 s माइनस बी बराबर 0 लिखते हो कि नहीं, ठीक है। तो एक गुणनखंड ये है, एक गुणनखंड ये है, दोनों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब इसका मान 0 होगा तब भी दोनों का गुणनफल 0 हो जाएगा, इसका मान 0 होगा तब भी दोनों का गुणनफल 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, या क्या लिखोगे यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये होल स्क्वायर कभी ऋणात्मक होता नहीं, होल स्क्वायर कभी ऋणात्मक होता है नहीं। तो जब ये तीनों धनात्मक संख्याओं का योगफल 0 है तो तीनों अलग अलग 0 होंगे तभी योगफल 0 होगा, क्योंकि ये इसमें भी वर्ग लगा है, इसमें भी वर्ग लगा है, इसमें भी वर्ग, तो ये भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो 3 धनात्मक संख्याओं का योगफल 0 तभी होगा जब तीनों धनात्मक संख्याएं 0 के बराबर होंगी तब ना होगा तीनों का योगफल 0, क्योंकि ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, और तीनों का योगफल 0 पता है, ये तभी पॉसिबल है जब तीनों अलग अलग 0 के बराबर हो, जब तीनों अलग अलग 0 के बराबर हो। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, या a माइनस बी बराबर 0, b माइनस सी बराबर 0 और c माइनस ए बराबर 0, तब तीनों का योगफल 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, या ये क्या होगा, माइनस बी को उधर ले जाओ, तो a बराबर b, b बराबर c और c बराबर a, c बराबर a। इसका मतलब a b c तीनों बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, या इसी को लिख सकते हैं a बराबर b बराबर c,
ठीक है, ए बराबर बी बराबर सी, लिख लो। है ना बढ़िया क्वेश्चन ये। भेरी